Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, how many GI tag does Kerala have? And correct answer for this question is 17. हमें पता है recently 5 नए GI tag केरला को यहाँ मिल गए हैं. Next question was, which two countries participate in joint military training exercise, namely सूर्य किरण. तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है इंडिया और नेपाल के बीच में. चलिए आगे देख लेते हैं. आज द हिंदू के वोकैबलरी में हमारे पास क्या है. तो पहला शब्द जिसका यहाँ पर यूज़ किया गया है, इट्स ग्रूसम. देखिए ग्रूसम का यहाँ पर मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो भीषण, मतलब यूज्ड अबाउट समथिंग कंसर्न विद डेथ और इंजरी, वेरी अनप्लीजेंट और शॉकिंग, तब यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्रूसम. नेक्स्ट वर्ड जो यूज़ हुआ है दैट इज़ रेमिशन. रेमिशन मीन्स, देखिए, अ पीरियड ड्यूरिंग विच अ सीरियस इलनेस इज इम्प्रूव्स फॉर सम टाइम एंड द पेशेंट सीम्स टू रिकवर. ऑल राइट, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं रेमिशन. नेक्स्ट वर्ड जो यूज़ हुआ है दैट इज़ पोग्राम. सो pogrom word, it's M, not N. Pogrom means an organized massacre of a particular ethnic group. ठीक है, सोच समझ कर किसी एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप का क्या करना, मास किलिंग करना, मैसेकेयर करना, वहाँ पर वर्ड होगा pogrom. ठीक है, इट्स M. नेक्स्ट वर्ड जो हमारे सामने यूज़ हुआ है, इट इज़ peculiar, विच मीन्स अनयूजुअल और स्ट्रेंज, मतलब विशेष, कुछ अनोखी बात होती है, वहाँ हम पेक्यूलियर वर्ड का यूज़ करते हैं. ऑल राइट, सो नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज स्केदिंग. स्केदिंग मीन्स हानिकारक, डिवास्टेटिंग, सीवियरली क्रिटिकल. जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, बहुत ही हानिकारक सिचुएशन है, डिवास्टेटिंग है, तब हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं स्केदिंग. ऑल राइट, तो ये तो था आज का द हिंदू वोकैबलरी. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज आर्टिकल्स में क्या है. देखिए यहाँ पर राजस्थान की एक सेंचुरी के बारे में बात किया गया है जिसका नाम है ताल छपार ब्लैक बक सेंचुरी. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको चूरू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, राजस्थान में. देखिए हुआ क्या, यहाँ पर एक PIL फाइल की गई थी राजस्थान हाई कोर्ट में जिसमें बोला गया था कि भाई ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑल राइट, इसके साइज़ को रिड्यूस किया जाने वाला है. स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि जो इको सेंसिटिव जोन है इसको श्रिंक कर दिया जाए. क्यों कर दिया जाए, अंडर द प्रेशर ऑफ सम माइन ओनर्स एंड स्टोन क्रशर, की भाई यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए लगभग इसको कुछ 3 स्क्वायर किलोमीटर पर रिड्यूस करने के बारे में विचार किया जा रहा था. सो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पर फाइल की गई राजस्थान हाई कोर्ट में. रिजल्ट क्या हुआ, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर रिलीज़ किया कि इसका 1 इंच भी यहाँ से वहाँ नहीं होगा. इट इज़ इको सेंसिटिव प्रोटेक्टेड जोन. तो इस सेंचुरी में कोई भी एरिया रिडक्शन या किसी भी तरह की छेड़छाड़ पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है. चलिए, तो क्या सिर्फ आर्टिकल में इतना ही जानने के लिए? जी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ताल छपार सेंचुरी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये लगभग 4000 ब्लैक बक्स का घर है. लगभग 40 से ज़्यादा रैप्टर्स और 300 से भी ज़्यादा यहाँ पर हमें माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर दिखाई देती हैं. तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए, कि ताल छपार सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ नोन फॉर, तो आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम ही ब्लैक बक सेंचुरी है और इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर काम किया जाता है. चलिए, ऐसे ही नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन्स क्या हैं. तो देखिए, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की जब हम बात करते हैं 2002 एंड 2016 की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये स्टिपुलेशन दिया था, स्टेट गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर लैंड फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इको फ्रेजाइल जोन और इको सेंसिटिव जोन. ऑल राइट, तो जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, उसके आसपास का 10 किलोमीटर का जो भी एरिया रहेगा उसको किस जोन में डाला जाएगा, इको फ्रेजाइल जोन, या ऐसे ही हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन. पहला इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दूसरा, अंडर विच एक्ट इसको मेंशन किया गया है, तो देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है. चलिए, तो ये तो था इस आर्टिकल के बारे में. नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ.
लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rao's Academy for competitive exams, MP Nagar Zone 2, भोपाल. चलिए देख लेते हैं अगला आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है. तो देखिए यहाँ पर मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोर्मुगाओ की बात की जा रही है. चलिए, जब हम मोर्मुगाओ की बात करते हैं तो देखिए इसको हिस्टोरिक गोवा के पोर्ट मोर्मुगाओ के नाम पर रखा गया है. ये जो शिप है यहाँ पे 19 दिसंबर को यहाँ पे एनरूट की जा रही है. अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपके लिए क्या निकल के आ रहा है. गोवा अपना सेलिब्रेट कर रहा है 60th लिबरेशन फ्रॉम पोर्तुगीज रूल. देखिए, जब हम बात कर रहे हैं INS मोर्मुगाओ की, तो आपको ये भी याद रखना है INS मोर्मुगाओ के पहले ये सेकंड है. ठीक है, इसके पहले विशाखापट्टनम क्लास की जो डिस्ट्रॉयर थी इंडिजीनियसली मेड, उसको भी, उस वॉरशिप को भी पहले लॉन्च किया जा चुका है. चलिए आगे बढ़ने के पहले आपको देखिए ये पूरा जो सेक्शन है ये किससे रिलेटेड है. ये मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है. देखिए, जब अगर हम इंडिया की कोस्ट लाइन बनाने की कोशिश करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी ये जो कोस्ट लाइन है, अगर हम 200 नॉटिकल माइल के पहले की बात करते हैं तो हमारा जो कोस्ट गार्ड है वो इसको प्रोटेक्ट करता है. लेकिन जब हम 200 नॉटिकल माइल्स के पास चले जाते हैं तो हमारी इंडियन नेवी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ऐसे में मिसाइल डिस्ट्रॉयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं. देखिए आगे अगर हम बात करें तो ये जो मोर्मुगाओ को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 15B, इसके अंदर यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है. ये मैजेस्टिक शिप अगर हम देखें तो ये 163 मीटर्स यहाँ पर इसका मेजरमेंट है, लेंथ है 17 मीटर इसकी ब्रेथ है. वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये 7400 टन तक का पोटेंट वॉरशिप कैरी कर सकता है. ऑल राइट, साथ ही इसके जितने भी 70% कॉम्पोनेंट की बात करें, इसको कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ किए गए हैं वो स्वदेशी हैं. साथ ही देखिए इसकी एक और बहुत ख़ास बात यहाँ पर ये है कि ये जो शिप्स हैं, जितने भी आप मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स देख रहे हैं, ये शिप्स हमारे इक्विप्ड हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स. ठीक है, तो ये देखिए आप कितना ज़्यादा मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोटेक्शन करने की यहाँ पर बात की जा रही है. साथ ही दिस शिप इज़ प्रोपेल्ड विथ बाय 4 पावरफुल गैस टर्बाइन एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ अचीविंग स्पीड ऑफ 30 knot, which is very important when it comes to maritime security. साथ ही देखिए इस शिप की एक और ख़ास बात है, इस पूरे जस्ट 15B प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो चारों शिप यहाँ पर लॉन्च की जाने वाली हैं, ये सभी इक्विप्ड हैं टू फाइट विद न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर कंडीशन. ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में NBC भी बोल सकते हैं. तो मॉडर्न सर्वेलेंस रडार के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी पर्टिकुलर डेटा को टारगेट कर सकते हैं, गनरी वेपन सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से इंडिया को मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. देखिए अब प्रोजेक्ट 15B यहाँ पर न्यूज़ में है. तो प्रोजेक्ट 15B क्या है? देखिए यहाँ पर 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को बनाया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट 15B, या जिसे ही हम P15B भी बोलते हैं. कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बॉम्बे इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है और इन्होंने साइन किया है कि इस तरीके की 4 शिप्स देंगे. और ये साइन कब किया गया था? 2011 में. जिसकी पहली शिप जब हम बात कर रहे हैं तो जो हमें ऑलरेडी देखने मिल चुकी है विशाखापट्टनम में, जिसको लॉन्च किया गया, और उसकी बात करें तो इट्स नेम Y12704. देखिए Y12704 विशाखापट्टनम में पहला जो फर्स्ट शिप है प्रोजेक्ट 15B का, स्टेट ऑफ आर्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का, वो पहला शिप Y12704 विशाखापट्टनम को ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है. और ये सेकंड शिप हम देख रहे हैं मोर्मुगाओ में डिलीवर हो चुका है. इसके अलावा और कौन से 2 शिप आपको देखने के लिए मिलेंगे? तो देखिए थर्ड शिप जो है उसका नाम इम्फाल के ऊपर रखा गया है, सो इट्स नेम इज़ इम्फाल. नेक्स्ट एंड फोर्थ शिप इज़ सूरत. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए.
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो देखिए एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा इज सेट टू कंडक्ट फर्स्ट ग्लोबल वाटर सर्वे फॉर फ्रॉम स्पेस। देखिए हो क्या रहा है, नासा ने एक इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है सदर्न कैलिफोर्निया से, जो क्या काम करेगी, जो कि अर्थ साइंस प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंडक्ट करने वाली है और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेगा, सर्वे करेगा किसका, देखिए वर्ल्ड के जितने भी ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनका पहली बार ऐसा होने वाला है कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनकी स्टडी की जाएगी। तो देखिए इसको नाम क्या दिया गया है, स्वॉट, SWO2। SWO2 का फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर एक एडवांस रडार सैटेलाइट का यूज़ किया जा गया जिसको ऑलरेडी डिज़ाइन किया गया है, जो क्या करेगा, अनप्रेसिडेंट व्यू ऑफ लाइफ गिविंग फ्लूइड कवरिंग 70% ऑफ प्लैनेट। इसकी ये स्टडी करने वाला है कि ये जो प्लैनेट है, देखिए जब हम बात करते हैं अर्थ की तो आपको पता है हमारे पास क्या है, लगभग 70% पानी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब जैसे जैसे हमें टाइम देखते जा रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन देखते जा रहे हैं, क्या हो रहा, कुछ इसमें से पानी भाई हमको पता है ग्लेशियर के फॉर्म में कैप्चर्ड है, लेकिन अब ये मेल्ट हो रहे हैं और हमारा ओशन का पानी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही बारिश होती है, फ्लडिंग की सिचुएशन हमें देखने मिलती है। तो इस पूरी स्टडी को, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को कौन कंडक्ट कराने वाला है, नासा। ऑलराइट, तो ये जो पूरी स्टडी होगी, ये जो भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्लाइमेट चेंज के, उसके बारे में बताएगी। साथ ही देखिए एक एनहांस्ड मॉडल है, जो डेटा यहाँ पर कंपाइल किया जाएगा, वो रडार पूरे इसको स्टडी करेगा, लोकेशन देखेगा, पानी कितना है, उसकी जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, इस सब को भी यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट की एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखिए फैल्कन 9 रॉकेट, जिसे कौन ओन कर रहे हैं, अगेन जो हमारे बिलियनियर है एलोन मस्क, वो भी कमर्शियल लॉन्च कंपनी स्पेस एक्स, वो भी यहाँ पर हमें इसमें पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई देगी। अब देखिए स्वॉट का फ़ायदा क्या होने वाला है। स्वॉट का फ़ायदा क्या होगा कि हमें जो सी की स्कैनिंग है वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखने के मिलेगी। अलग अलग सरफेस, अलग अलग एलिवेशन, कोई अगर स्मॉल से लेके बड़ा करंट भी है, या स्मॉल वाटर बॉडी है या बड़ी वाटर बॉडी है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका कार्बन इमिशन या फिर क्लाइमेट चेंज का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही जो कार्बन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका कार्बन इमिशन का यहाँ पर क्या असर दिखाई दे रहा है, ये पता चलेगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या पता चलेगी कि भाई जो सी है, इसके टेम्परेचर राइज होने और टेम्परेचर गिरने के पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस जो है किसी भी ओशन की जब हम बात करते हैं कि तो ओशन कैसे एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक हीट को, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर इसका नेचुरल फिनोमेना क्या है और उसका ग्लोबल टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी इससे हमें पता चलेगा। देखिए इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात आती है कि 70% पानी तो है, तो पीने के लिए क्यों इतनी परेशानी है। देखिए फ्रेश वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो स्वॉट की मदद से ये भी पता लगाया जा सकेगा कि जो हमारा फ्रेश वाटर है उसका इक्विप्टेड कहाँ है, वो कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, या जितनी भी हमारी रिवर्स हैं अभी उसमें कितना पानी बचा है, कितने एरिया को वो कवर कर रही हैं, और इससे एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाएगी जो फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डीप फेक टेक्नोलॉजी है जिसे चाइना प्लान कर रहा है कि वो अब इसे रेगुलेट करेगा, कब करेगा। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भाई चाइना प्लान कर रहा है ना, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जब डीप फेक की हम बात करते हैं, आज के डेट में क्या है, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है, वीडियो आपको अलग अलग देखने मिलते हैं, वर्चुअल सीन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑडियो क्लिप सुनने के लिए मिल जाती हैं, और कई बार हमें पता चलता है यार ये तो इस व्यक्ति ने बोला ही नहीं था, इसको तो मैन्युपुलेट किया गया है। तो देखिए चाइना क्या प्लान कर रहा है कि 10 जनवरी तक जो भी ये डीप सिंथेसाइज टेक्नोलॉजी है उसको कर्व करना है, उसको ख़त्म करना है। तो क्वेश्चन अराइजेस, पहले तो डीप फेक क्या है। देखिए डीप फेक एक आर्टिफिशियल इमेज या ऑडियो को इस तरीके से मैन्युपुलेट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए ने कोई बात करी और उनका एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनकी बॉडी को लिया जाएगा, इनके हाव भाव को लिया जाएगा और एक वर्चुअल तरीके से इस तरीके का फेक
वॉइस यहाँ पे डाला जाएगा, एक्शंस यहाँ पे डाले जाएंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं ये तो इन्हीं ने ही बोला है। अब ये देखिए कई बार हुआ है, हमें बराक ओबामा के टाइम पर भी ये देखने मिला, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर भी हमें डीप फेक टेक्नोलॉजी देखने मिली, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी के कैंपेनिंग के टाइम पर भी हमें ये देखने मिली थी। ऐसे ही हॉलीवुड की बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, टॉम क्रूज़ या आयरन मैन की बात करें, उस टाइम पे भी एक मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था जब लोगों को ऐसा लगा था कि नहीं टॉम क्रूज़ को ले लिया है आयरन मैन की जगह, तो लोगों को समझ आया बाद में कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ कर क्या करना, रियल पर्सन की जितनी भी बातें हैं, अपीयरेंस है, वॉइस है और जो भी उसने किया है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एल्गोरिदम को चेंज करके फेकनेस उसमें क्रिएट कर देना। ठीक है, तो ये वर्ड दो शब्दों से ही मिलकर बना है, डीप और फेक। तो आपको इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए डीप लर्निंग और फेक वर्ड से मिलकर एक वर्ड यहाँ पर निकल कर आया है जिसे हम बोलते हैं डीप फेक। ठीक है, इसमें होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके किसी भी एग्जिस्टिंग मीडिया, फाइल, फोटो, वीडियो, ऑडियो की एक इस तरीके से फेक रेप्लिका तैयार किया जाता है कि ऐसा लगता है कि यार हाँ ये ही तो सच है। ठीक है, और असली और नकली में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, अब देखिए डीप फेक वर्ड का पहला मामला कहाँ आया, देखिए 2017 में सोशल मीडिया रेडिट पर डीप फेक नाम से एक अकाउंट यहाँ पर ओपन हुआ जिसमें बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ थी उनके आपत्तिजनक वीडियोस यहाँ पे डाले गए, फोटोज़ डाले गए, और जब इस मामले को पूरा चेक किया गया तो पता चला कि यार ये डीप मतलब इसमें फेकनेस की गई है, शरीर किसी का है, शक्ल किसी और की है, आवाज़ को कहीं और से मैनिपुलेट करके लाया गया है, तो दिस इज़ ऑल नोन एज डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ होगा आपके पास, दैट इज़ डीप सिंथेसिस। डीप सिंथेसिस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डीप फेक काम करने को डीप सिंथेसिस कहते हैं। जी कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर, तो देखिए डीप लर्निंग, ऑगमेंटेशन रियलिटी, टेक्स्ट जनरेट करना, इमेज, ऑडियो, वीडियो या वर्चुअल सीन्स क्रिएट करना, जिसमें आप वर्चुअल वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, है ना, तो इसे बोलते हैं डीप सिंथेसिस करना। तो ये दोनों शब्द पहले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए डीप फेक बहुत हार्ड हो गया आज की डेट में डिटेक्ट करना। अभी तक तो देखिए हमें समझ आता था कि चलिए फ़ोटोज़ नकली हैं, किसी की जगह पे किसी को लगा दिया, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे इनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसी का रिजल्ट है कि चाइना ने ये बोल दिया कि हम एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। अब इसके बाद ठीक है, अगर कोई कंपनी है वो डीप सिंथेसिस सर्विसेज का यूज़ भी कर रही है, बिल्कुल करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसकी व्यक्ति या पर्सन का आप क्या कर रहे हैं, डीप फेक यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, आप जाइए और उनसे परमिशन लेकर आइए। ऑलराइट, चलिए, तो सवाल आ जाता है कि और दूसरी कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि यूरोपियन यूनियन ने एक अपडेट कोड ऑफ प्रैक्टिस टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन थ्रू डीप फेक्स यहाँ पर लॉन्च किया है, रिवाइज कोड यहाँ पर यूज़ किए हैं, जिसमें क्या कर दिया, कंपनीज जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, ट्विटर हो गया, इनको इमीडिएट एक्शन लेने को बोला है। साथ ही बोला है कि जितने भी डीप फेक या फेक अकाउंट्स हैं उनको यहाँ पर टोटली आप बंद कर दीजिए। इसी तरीके से आपको जुलाई में लास्ट ईयर में देखने मिलेगा, यूएस ने भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें डीप फेक अकाउंट्स को टैकल करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी। नाउ कम्स इंडिया। इंडिया में क्या आपके पास कुछ लीगैलिटी है यहाँ पर, तो देखिए एज ऑफ नाउ स्पेसिफिकली डीप फेक अकाउंट्स के लिए तो हमारे पास कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन जो भी हमारे साइबर अपराध हैं, ठीक है, उनके अंदर हम इनको इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंदर यहाँ पर इनको देखा जाता है। साथ ही जो हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको भी अभी उसके बारे में बात चल रही है, अगर वो पास हो जाता है तो डेफिनेटली उसमें डीप फेक अकाउंट्स के बारे में भी चर्चा की जाएगी। चलिए, तो ये तो था इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स। आपको पता चल गया आपको क्या जानना ज़रूरी है, डीप फेक क्या होता है
डीप सिंथेसिस क्या होता है, तो ये दोनों चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भारत में इस तरीके की कोई प्रावधान है? जी नहीं। कहाँ पर प्रावधान है? आप उनका रेफरेंस देकर बता सकते हैं कि वाई एंड हाउ दिस डीप फेक अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनको कर्व किया जाए, इनको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे इनको आइडेंटिफाई करना और टैकल करना बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग होता जाएगा। चलिए, सो it's time for current oriented one liners, and first news is International Migrant Day is being celebrated on December 18. Next, National Minority Right Days commemorate on December 18 every year in India. Its aim is to safeguard the individual right of the religion, ethnic, racial and linguistic minorities in the country. Next, NASA has launched the newest surface water and ocean topography SWOT that we already have discussed, a spacecraft to tackle nearly all the water on the surface of the earth. Next is Goa Liberation Day, celebrated on December 19 to commemorate the state's liberation from Portuguese rule in 1961. As part of Operation Vijay, the Indian Armed Force used the Armed Force trifecta with the help of local resistance movement to eradicate European rule from the country. सो लास्ट इन करंट ओरिएंटेड वन लाइनर टुडेज, देखिए अर्जेंटीना ने 36 साल बाद फ्रांस को 4-2 के पेनल्टी से हरा कर यहाँ पर अपना वर्ल्ड कप, थर्ड वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। चलिए, सो इट्स अ क्विज टाइम एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताल छपार सेंचुरी इज लोकेटेड एट विच स्टेट। सो यू ऑल नो द ड्रिल। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और सही आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो हरी अप। Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button. Also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.